एक प्रॉपर्टी को 6 तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें से 5वां तरीका सबसे आसान और कम खर्चीला है और छठा तरीका बहुत रिस्की है। यकीन मानिए भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की सेल और परचेज छठे तरीके से होती है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। साथ में इनकम टैक्स लायबिलिटी की भी बात करेंगे कि कौन से तरीके में कितनी टैक्स की लायबिलिटी बन सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला तरीका है सेल डीड का। ये सबसे कॉमन तरीका है लेकिन बहुत कॉस्टली भी है। इसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेचता है और बेचने वाले को सेलर और खरीदने वाले को बायर कहते हैं। सेलर प्रॉपर्टी की कीमत रिसीव करता है और बायर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और प्रॉपर्टी की कीमत की पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के ऑफिस के थ्रू प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम पर कराता है और मालिकाना हक अपने नाम पर लेता है। और टैक्स की बात करें तो सेलर को कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है अगर इस प्रॉपर्टी को बेचने से कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो किसको? सेलर को। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी सबसे ज़्यादा पे करनी होती है। इस तरीके में बायर और सेलर कोई भी अननोन पर्सन हो सकते हैं, रिलेटिव, दोस्त, पड़ोसी, भाई बंधु कोई भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका है गिफ्ट डीड का। इसमें प्रॉपर्टी ओनर अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड के थ्रू गिफ्ट करके किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। गिफ्ट डीड ठीक वैसे ही रजिस्टर्ड होती है जैसे सेल डीड होती है, बट इसमें गिफ्ट देने वाले के साथ कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, क्योंकि अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई तो वो गिफ्ट नहीं सेल कहलाएगा। 99.99% केसेस में गिफ्ट अपने सगे संबंधियों को ही करते हैं। सेल डीड की तरह गिफ्ट भी रजिस्टर्ड होती है और कहां पर? अपने एरिया के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में। और गिफ्ट के लिए एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी होती है। इंडिया में ये स्टैम्प ड्यूटी स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकती है। कहीं 1000 रुपये फिक्स है और कहीं प्रॉपर्टी के सर्कल रेट के अकॉर्डिंग 3 से 7% तक की ड्यूटी देनी होती है। एक और तरीका है जो बहुत ही सस्ता और मजबूत तरीका है जिसे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। गिफ्ट डीड जैसे ही एग्जीक्यूट होती है वैसे ही गिफ्ट पाने वाला कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी का या उस जायदाद का या उस चीज का मालिक बन जाता है। अब गिफ्ट में टैक्स की बात करूं तो अगर 36 रिलेटिव्स के बीच में वो गिफ्ट की ट्रांजैक्शन हुई है तो गिफ्ट रिसीव करने वाले को कोई भी टैक्स नहीं देना है। और 36 रिलेटिव के बाहर किसी को भी गिफ्ट दिया जाता है तो अगर एक साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा की वो अमाउंट है गिफ्ट वाली तो वो पूरे तरीके से टैक्सेबल है। 50,000 प्लस जितनी भी वो अमाउंट है वो सारी ही टैक्सेबल है। दोस्तों, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तीसरा तरीका है विल का। इस तरीके में प्रॉपर्टी का मालिक एक विल करता है। विल को वसीयत भी कहते हैं। जनरली विल या वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी, पैसा, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, सिल्वर, कार, ज्वेलरी, प्लाट, जमीन, जायदाद किसी भी चीज को ट्रांसफर या बंटवारा किया जा सकता है। किसके बीच में? अपने सगे संबंधियों के बीच में, ताकि वसीयत करने वाले के जाने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी है, उसके जो लीगल हेयर्स हैं, उनके बीच में कोई झगड़े ना हो, ना कोई कोर्ट कचहरी हो, यानी कि सभी के बीच में मधुर संबंध बने रहें। इसलिए जरूरी है कि विल हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हालांकि अनरजिस्टर्ड विल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके क्या नुकसान है ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। विल करने वाला अपनी लाइफ टाइम के दौरान कितनी भी बार विल को बदल सकता है, यानी कि कितनी भी बार विल हर बार नहीं कर सकता है। वसीयत के थ्रू और विल के थ्रू किसी को कुछ भी दिया जा सकता है, फिर चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या फिर अपना पेट एनिमल। जैसे अभी हाल में रतन टाटा जी ने अपनी वसीयत में अपने पेट डॉग टीटो की देखरेख के लिए कॉर्पस फंड छोड़ा था। हालांकि विल या वसीयत में लिखी गई बातें या बंटवारा या मालिकाना हक और कंडीशंस तब इंप्लीमेंट होती हैं जब विल करने वाला इस दुनिया से विदा ले चुका हो। विल में टैक्स की बात करें तो विल या वसीयत में मिली प्रॉपर्टी या किसी भी दूसरी चीज पर परिवार वालों के ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है, यानी जो रिसीव करता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है। ये लायबिलिटी कब बनती है? जब वो प्रॉपर्टी आदि किसी ऐसे पर्सन को सेल किया जाए या किसी बाहर के पर्सन को सेल किया जाए, वो भी पैसे के बदले। विल को भी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के ऑफिस में रजिस्टर्ड कराते हैं, लेकिन विल में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसे लोग कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं कि ये नकली विल है, साइन फर्जी है, बंटवारा ऐसे नहीं हो सकता, फलानी बात और ढिमकी बात। और चैलेंज इसलिए हो जाती है क्योंकि विल अनरजिस्टर्ड भी की जा सकती है। और आपको पता है कोर्ट में एक बार विल चैलेंज हो जाए तो दुनिया भर के सच्चे और झूठे एलिगेशंस लगते हैं और 10-20 साल अलग से खराब हो जाते हैं। चौथा तरीका है पार्टीशन। कोई भी प्रॉपर्टी जिसके एक से ज्यादा ओनर हो, यानी कि ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी हो, इसे मेंबर के बीच में पार्टीशन डीड के थ्रू डिवीजन कर सकते हैं। और पार्टीशन डीड के इस डिवीजन के बाद हर एक मेंबर को अपने हिस्से का इंडिपेंडेंट मालिक बना दिया जाता है।
ये पार्टीशन डीड स्टैम्प ड्यूटी पेड और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, यानी जिस भी मेंबर को जो भी उसका शेयर मिलता है उस शेयर के लिए उसे कोई भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं देनी होती है। पार्टीशन डीड जनरली बनती है HUF के केस में। अब 5वें नंबर पर आता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और कम खर्चीला तरीका, रिलिंक्विशमेंट डीड, जिसे हिंदी में हक त्याग भी कहते हैं। ब्लड रिलेशन और नज़दीकी रिश्तों के अंदर 99% केसेस में रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट होती है। रिलिंक्विशमेंट डीड जनरली तब करते हैं जब कोई बिना विल लिखे हुए प्रॉपर्टी का मालिक या किसी भी चीज़ का मालिक इस दुनिया से चला जाता है। तब लीगल हेयर्स रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट करके मालिकाना हक किसी एक फैमिली मेंबर के नाम पर करते हैं, यानी कि इसमें पुश्तैनी प्रॉपर्टी को भाई, बहन, मदर या कोई और फैमिली मेंबर अपने ही किसी एक भाई या एक बहन या किसी दूसरे एक मेंबर के नाम पर अपना हिस्सा हक त्याग करते हैं और इसी को ही रिलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं, जो कि हमेशा रजिस्टर्ड होती है, तभी इसकी वैल्यू है, वरना ये एक रद्दी कागज है। रजिस्टर्ड कहाँ पर होती है? अपने एरिया के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट करते समय किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। अब 6ठे नंबर पर आता है पावर ऑफ अटॉर्नी का तरीका, और यही सबसे ज़्यादा अनसेफ है और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है। लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं कि ये प्लाट, मकान, दुकान मैंने खरीद ली और इसके लिए सपोज 5 लाख रुपए दे दिए। अब ऐसे केस में खरीदने और बेचने वाले पर्सन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उस एरिया में सर्कल रेट क्या है, उस एरिया में सरकारी स्टैम्प ड्यूटी के रेट क्या हैं। कल को बेचने वाले के लीगल हेयर्स ने अगर कोर्ट से स्टे ले लिया या कोर्ट में कोई केस डाल दिया तो खरीदने वाला इसमें फंस जाता है। और पूरे भारत में जितनी भी सस्ती कॉलोनीज़ हैं, कच्ची कॉलोनीज़ है, खेती की ज़मीन है, ऐसी ही पावर ऑफ अटॉर्नी पर सेल होती हैं जिन्हें सरकार से कोई अप्रूवल नहीं मिलती। सो पावर ऑफ अटॉर्नी को अवॉइड करें। अब बात करते हैं कि कौन कौन से केसेस में कौन सा तरीका फॉलो करना चाहिए। पहली बात, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू ही खरीदें, पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे करें। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप रजिस्ट्री में लिखवा रहे हो उतनी सारी अमाउंट आपके बैंक से पे होनी चाहिए, कैश में पेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, गिफ्ट डीड कराना भी एकदम सेफ है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि किसी स्टेट में गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड कराते समय पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। सेल डीड और गिफ्ट डीड में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि सेल डीड के टाइम पर प्रॉपर्टी का कंसीडरेशन प्राइस भी देना होता है और गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी का कंसीडरेशन प्राइस नहीं देना होता। बाकी सब काम सेम है, वैल्यू सेम है, अथॉरिटी सेम है और गिफ्ट डीड को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तीसरी बात, गिफ्ट डीड का तरीका सबसे बेस्ट है और सबसे कम खर्चे में काम भी हो जाता है और ये एकदम पक्का काम है, पक्का डॉक्यूमेंट है। सो कोशिश करें कि रिलिंक्विशमेंट डीड के थ्रू अपने काम को पूरा कराएं। चौथी बात, विल वैसे तो एक मजबूत और साउंड डॉक्यूमेंट है, बट इंडियन कानून कुछ ऐसा है कि विल को रिलेटेड पार्टीज कोर्ट में आसानी से चैलेंज कर देती हैं और एक बार कोर्ट में केस चला गया तो 10-20 साल की गई। और विल चैलेंज इसलिए हो जाती है क्योंकि विल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही तरीके से लिखी जा सकती है। आगे आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि कौन से वो 6 तरीके हैं जिन तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या रजिस्टर किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।